हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट सेल पढ़ लिए थे और उस पर क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखना शुरू किया था। तो हम आपको सिर्फ ज़्यादातर न्यूमेरिकल किस तरह से वो दिखाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपको पूछ देगा कि सॉलिड है तो सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कौन है, वहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में डाल देगा। या फिर एनआइसोट्रॉपिक इसका नेचर होता है, आइसोट्रॉपिक कौन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल भी आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो लेकिन वो चीज़ आपको करना होगा और नोट्स अच्छे से तैयार करते चलो। और हम लोग प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। आइए तो मिलते हैं। एक क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ, देखो बोर्ड पे टंगा हुआ है। क्या है, पढ़ो तो। कह रहा है कि पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल। ये स्क्वायर यूनिट सेल है, ठीक है। और ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अब तक वो क्या था, 3 डायमेंशनल था। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो यही यूनिट सेल है स्क्वायर, यानी इसमें जो है एटम कितना कोचा हुआ है। जस्ट लाइक ऐसे समझ लो। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब इसमें जो एटम है वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, 2 डायमेंशनल के केस में पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम तो लेंगे ही, साथ ही साथ उस अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये आएगा कि वहाँ पे क्या था, 3 डायमेंशनल लेता था तो हम उस आइटम का क्या लेते थे, वॉल्यूम लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल है तो आइटम का क्या लेंगे, एरिया लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में एरिया फिर लेंगे किसका, यूनिट सेल का। हम लोग एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होता तो क्या लेते, वॉल्यूम ले रहे थे, याद नहीं, नीचे में क्या करते थे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब हमें ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेड की। जेड बोले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। बोलो कैसे हो, कितना हो जाएगा। तब देखो तो ये वाला जो आइटम है जो कॉर्नर पे है वो कितने के साथ शेयर कर रहा है, एक तो इसके साथ कर रहा होगा, हम लोग 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं। एक इसके साथ, एक यहाँ पे भी होगा यूनिट सेल 2, एक इसके ऊपर होगा 3 और एक इसके ऊपर होगा 4। यानी 2 डायमेंशनल का मतलब एक तरह से समझो जो आपको दिखता है बस वही। 3 डायमेंशनल में होता है कि इसके पीछे वाला भी हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल आपको दिखना क्या है, एक ये दिख रहा है, एक इसके बगल में होगा, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके ऊपर होगा। तो ये कॉर्नर वाला जो है कितने के साथ शेयर कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है। तो इसके अंदर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो। हाँ, ये 4 के साथ शेयर किया तो एक को कितना मिलेगा, 1/4, ठीक है। और कितने कॉर्नर है, 4, तो कितने हो जाएंगे, इंटू 4। तो ये हो गया कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। और बात करो, देखो तो एक सेंटर पे भी नजर आ रहा है, बॉडी सेंटर पे, तो वो तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब 1 × 1 तो कितना हो गया, ये हो गया 2। यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम आपको यहाँ पे आ गया, इस यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, एक चीज निकल गया। अब आइए दूसरा है, यहाँ पे ऊपर में है पाई स्क्वायर और नीचे में एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल। देखो तो क्या है, लंबाई L है, चौड़ाई भी L ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। अब फर्क यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये R है और वो L है, दोनों में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब गौर करो तो देखो तो हम लोग को क्या करना है, एक आइटम यहाँ पर भी है, रिलेशन निकालते कैसे निकाले थे, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। तो यानी ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन बन रही है, देखो तो ये यहाँ से पास कर रहा है सेंटर से, तब ताकि तभी इस आइटम को कंसीडर कर रहा है। मतलब कुछ इस टाइप की कंडीशन है, देखो तो यही है। ये क्या है, L और ये क्या है, L। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, L√2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, और अब देखो
तो यहाँ पे ये कॉर्नर वाला आइटम ये सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे, और ये फिर इस कॉर्नर पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया रेडियस के टर्म में 4r, और इसके टर्म में l के टर्म में देखो तो क्या आया है l√2। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया 4r बराबर l√2। तो l बराबर क्या हो जाएगा 4r/√2। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। देखो तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर जेड का वैल्यू कितना है 2 इंटू पाई r², और नीचे में एरिया क्या था l² है, तो l का वैल्यू क्या आया है देखो तो 4r/√2, इसका स्क्वायर सॉल्व करो तो देखो तो क्या आ गया 2 इंटू पाई r² बाय ये कितना हो गया 4 चौका 16r², ये कितना हो गया √2 हो गया ऊपर। तो देखो तो कट गया r² से r² कट, 2 से 2 दूना 4 4 1/4। तो इस तरह से आपको क्या आ गया π/4 आ गया। और आपको पूछा क्या है परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा π/4 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 78.5%। सॉल्व करके देख लोगे ये आ जाएगा। तो आंसर कहाँ नजर आ रहा है डी में है, ठीक है। कैसे करना है तो ये हमने कहाँ पे लिया है, ये जो सॉल्व किया है ये क्वेश्चन ये 2 डायमेंशनल के लिए किया है। बात सब चीज़ वही थी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। जब 3 डायमेंशनल था तो हम जब क्या कर लेते स्फेयर ले रहे थे, जब 2 डायमेंशनल होता क्या लेंगे सर्कल ले रहेंगे, ठीक है। और फिर यूनिट सेल की बात करेंगे, उसका क्या वहाँ पे लेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लेंगे एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज इन प्रीमिटिव यूनिट सेल इफ ए मतलब एज लेंथ है आपको 3 एंगस्ट्रॉम, तो कैलकुलेट डेंसिटी और मोलर मास ऑफ पोलोनियम दिया हुआ है 209। तो कैसे करोगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जेड कल ही निकाला था, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यू, यही था ना। अब वैल्यू पुट करो, तो डेंसिटी बराबर जेड क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे कौन सा सेल है देखो प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है। सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, इंटू 1 बराबर 1 इंटू अब मोलर मास कितना है 209 बाय Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ए का वैल्यू देखो कितना है 3, किसमें है एंगस्ट्रम में, तो इसको चेंज करो किसमें सेंटीमीटर में या फिर मीटर में रखो। मीटर में रखोगे तो आंसर किस में आएगा मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो, सेंटीमीटर में लो तो मीटर में 10⁻⁻10 और सेंटीमीटर में -8⁻3। तो इस तरह से ऊपर में क्या हो गया 209, नीचे में क्या हो गया 602 इंटू 10⁻23, ये हो गया 3 दिया 9 दिया 27 इंटू 10⁻8 24 होगा। तो इस तरह से ये हो गया कट। तो इधर क्या हो गया, एक बार बच गया 10 का पावर -1, उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया 2090, और नीचे में 6.023
02 इंटू 27। अब इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा और इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो इसका ऊपर में कौन है, मोलर मास है, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम में होता है, तो ऊपर में क्या होगा ग्राम, और नीचे में क्या बचा हुआ है, ये क्या है सेंटीमीटर में लिए हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, और डेंसिटी का यूनिट तो यही होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था डेंसिटी का एक सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो फिर अगला देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है पोटेशियम जो है वो क्रिस्टलाइजेस है किसमें, BCC लैटिस। ठीक है, तो हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो कैसे बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चन को, आपको ये बता दिया है कि पोटेशियम जो है किस तरह का लैटिस बनाता है, BCC लैटिस बनाता है। ठीक है ओके, और आपको क्या दिया है, उस पोटेशियम का मास दिया है, पूछा बताइए कितना यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, तो देखो हमें मालूम है कि BCC लैटिस में पर यूनिट सेल कितना आइटम होता है, 2, सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, IFCC में 4, 1 2 का 4 है ना, तो यानी BCC में कितना होता है 2 होता है, एक यूनिट सेल में 2 होता है। अब यहाँ पर देखो तो मास दिया हुआ है उसका, तो हम क्या करेंगे, एटम की संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या करोगे नंबर ऑफ एटम्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल निकालना है, मोल जब मास दिया तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 2 ग्राम, अब मोलर मास देखो दिया हुआ है 39 इंटू Na, यानी आपको हो गया 2Na बाय 39। तो ये हो गया आपको एटम की संख्या। तो सिंस 2 atoms इक्वल टू 1 यूनिट सेल, याद है BCC का एक यूनिट सेल में कितना आइटम था, 2 आइटम था, तो 2 आइटम बराबर 1 यूनिट सेल, हेंस 1 आइटम बराबर कितना 1/2 यूनिट सेल। अब आपके पास आइटम की संख्या है कितनी, इतनी, हेंस 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर बाई 39, एटम बराबर कितना, देखो 1/2 इंटू 2Na बाई 39, तो ये हो गया कट, तो कितना आ गया Na बाई 39, यही आपको हो गया यूनिट सेल, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू रखोगे एवोगैड्रोस नंबर का, भाग करोगे, आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसमें क्या किया था, इसमें इसने पोटेशियम का मास दे दिया था और आपको ये बता दिया था कि पोटेशियम जो है किस यूनिट सेल किस टाइप का लैटिस बनाता है, BCC लैटिस बनाता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एटम की संख्या निकाला, और हमको मालूम है कि BCC लैटिस के एक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो उस तरह से करके यूनिटी मेथड से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए मेटल है वो क्रिस्टलाइज किया है किसमें, FCC लैटिस में। ओके, इफ ए इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया गया है क्या A, तो क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल विल बी, यानी 2 आइटम कितना क्लोज जा सकता है वो आपसे पूछा गया है। तो कहाँ है, FCC आपको लैटिस है, तो क्या करोगे, ये है 4 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग जानते हैं, कल पढ़ा था आपको, ओ सॉरी, यही बनाए थे और यही था FCC का फेस पे एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर और उसके एक फेस पे एक आइटम था फेस सेंटर में। तो आपको हमारा वैल्यू क्या आया था, ये हो जाता है, क्या होता है फेस डायगोनल, और ये
एज लेंथ। तो इस तरह से हमारा वैल्यू क्या आया था 4r, देखो r 2r, r कितना हो गया 4r, आइए क्या हो जाएगा a√2, तो 4r बराबर a√2। अब आपसे पूछा कि ये तो वैल्यू आया, आपसे पूछा क्या गया है कि दो एटम कितना क्लोज जा सकता है, तो कितना आ सकता है, यही है, कितना जा सकता है, देखो तो मैक्सिमम 2r तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। मतलब हमें क्या करना होगा 2r का वैल्यू निकालना पड़ेगा बराबर a√2। तो 2r बराबर a√2/2 ये होगा। देखो तो ऑप्शन एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसको हम अगर √2 ऊपर √2 नीचे से गुना करो तो देखो तो क्या आया √2 क्या हो गया 2, तो ये हो गया कट, तो क्या हो गया a/√2। देखो तो अब हाँ अब नजर आ गया, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। देखो यहाँ पे देख लो, हम लोग निकाल के ला रहे थे, ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो आपको इसीलिए बोलता था ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे भी वो ऑप्शन वो ढाल के दे सकता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। देखो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कंपाउंड है वो बन रहा है दो एलिमेंट से x और y, क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, जहां पे y एटम कहां पे है कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है और x एटम कहां पे है अल्टरनेट फेस पे है। देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब यहां पे अल्टरनेट का मतलब क्या है, अल्टरनेट फेसेस इन ए क्यूब। अल्टरनेट का मतलब जैसे मान लो यानी एक क्यूब में हम कैसे कितने तरीके से इंटर कर सकते हैं। देखो तो ये फेस है, अगर इस फेस को कंसीडर करते हो तो इससे सटा हुआ जो भी होगा इसके एडजेसेंट, उससे हम नहीं जाएंगे। और इसके अपोजिट कौन बच गया, वो इसके सटा हुआ नहीं है, तो एक ये फेस हुआ और दूसरा जो बचा हुआ है वो हुआ, यानी अल्टरनेट फेस कितने हो गए, दो हो गए। तो अल्टरनेट फेस की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। और अल्टरनेट एज कितना हो जाएगा, जब फेस दो है तो एज कितना होगा, एक आ एक दो, तीन आ एक चार। दूसरा पॉइंट, अल्टरनेट इज इन ए क्यूब कितना हो गया, 4। चलो अब बना लो क्वेश्चन फटाफट। कहा बोल रहा है कि y आइटम एट द कॉर्नर, तो y बराबर कॉर्नर का मतलब 1/8 इंटू 8, ये हो गया कट। y का वैल्यू आ गया 1। x की बात करो, x कहाँ पे है, x आइटम एट द अल्टरनेट फेस। अल्टरनेट फेस कितना है, 2। अब फेस वाला कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/2। तो फेस की संख्या, अल्टरनेट फेस की संख्या 2, तो 2 से भी ये कट, ये भी हो गया 1। तो फार्मूला क्या हो गया, x y। ठीक है, तो ये सब पॉइंट सब आपको ध्यान रखना होगा, इसी सब से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपाउंड है वो बना है कितने से, 3 एलिमेंट से, x y एंड z। उसका कैसा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बोल रहा है x एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड आल्सो एट द अल्टरनेट फेस सेंटर। ठीक है, यानी x एटम दो जगह पे है, उसके बाद y एटम कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे है, और z एटम मौजूद है कहाँ पे, अल्टरनेट ए सेंटर पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे आराम से। जल्दी से क्या करना होगा, सबसे पहले x एटम की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ x एटम्स। बोलो कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर वाला का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8। और भी कहीं पे है, कहाँ पे, अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस की संख्या 2। अब फेस वाला का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो हाफ इंटू 2, तो कितना हो गया, देखो तो 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर
नंबर ऑफ वाई एटम, तो वो कहाँ पे है, वो पूरा बॉडी से, बॉडी वाले का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा। और अगला है जेड, नंबर ऑफ जेड एटम, जेड का एटम कहाँ पे है, अल्टरनेट एज पे, तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 4, तो सॉरी 1/4, और अल्टरनेट एज की संख्या कितनी है, वो भी 4 है ना, अल्टरनेट फेस 2 है, तो अल्टरनेट एज कितना होगा, 1 2 3 और 1 4, अच्छा ये कट गया, ये भी कितना आ गया 1, तो देखो तो फार्मूला क्या आ रहा है, x 2 y z, ये हो गया आपका फार्मूला। कोई दिक्कत याद है, चलो जल्दी से नोट कर लो, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक एलिमेंट है वो क्रिस्टलाइज किया गया है इन स्ट्रक्चर ऑफ FCC, यूनिट सेल ऑफ एज दिया गया है 200 पिकोमीटर, इसका डेंसिटी फाइंड करना है, और आपको कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 24 × 10⁻23 एटम्स, हमें डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू AQ, सही है, तो Z तो मालूम, क्योंकि कौन सा है यूनिट सेल FCC, मतलब Z का वैल्यू हो गया कितना, हाँ कितना हो गया 4 हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद Na मालूम, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू, और A का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 200 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को तोड़ दो मीटर में, कितना हो जाएगा 12 मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 200 × 10⁻10 -10 सेंटीमीटर, अब आपकी मर्जी है जैसे रखो, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच कौन गया, मोलर मास, अगर ये निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए कुछ डेटा दिया गया, देखो मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, तो मोलर मास नहीं निकलेगा, कैसे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम कितना है देखो 24 × 10⁻23 बराबर मोल, मोल की जगह पे मास दिया हुआ है, तो क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास हमें निकालना है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23, तो देखो तो ये हो गया कट, तो मोलर मास कितना आ गया, इधर हो गया 200 × 6.023 बाय 24, ये आ गया आपका मोलर मास, और वो मोलर मास फिर क्या करोगे, यहाँ रखोगे और ये सब वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपको डेंसिटी का वैल्यू निकाल लोगा, कर लोगे। चलो तो इसी तरह से देखो और भी क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन सब आते हैं कैसे कैसे आते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी डेंसिटी दिया रहेगा, एज लेंथ दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा, पूछेगा बताइए यूनिट सेल किस टाइप का है, तो यानी आपको यूनिट सेल के बारे में पूछेगा किस टाइप का है, तो आप क्या करोगे, जेड का वैल्यू निकालोगे, और जेड का वैल्यू निकलेगा तो आपको अगर 1 आ गया तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो BCC और 4 आया तो FCC, ठीक है। या फिर आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये मोलर मास पूछ देगा। इसी तरह से इस पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कभी ये दिया रहेगा, कभी ये ऐसी तरह गायब किया हुआ रहता है, क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो ये था आपको पहला सॉलिड स्टेट का पहला सेक्शन का थ्योरी यूनिट सेल और उस पर आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला है पैकिंग ऑफ सॉलिड, और पैकिंग ऑफ सॉलिड से फिर हमको वहाँ पे आपको क्या है वॉइड वगैरह आएंगे, तो उस पर फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम वॉइड वगैरह पैकिंग करेंगे और उस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं पैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे जो लिखा है इसे आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, दोनों HW
और HW, दोनों आप सॉल्व करोगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ सिर्फ। एक यहाँ है, ए सॉलिड हैज स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ऑक्सीजन एटम आर एट द सेंटर ऑफ द एज एंड सोडियम एटम आर द सेंटर ऑफ क्यूब। देन फार्मूला और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन स्ट्रक्चर इन विच 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 2 एटम एंड ऑन वन अप टू ईच डायगोनल इफ वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट इतना एंड डेंसिटी इतना, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का फर्स्ट सेक्शन, यहीं पे फिनिश हुआ है। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग, तो जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो हेडिंग डालो। अब पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हेडिंग डालिए पैकिंग ऑफ सॉलिड। पैकिंग ऑफ सॉलिड। इसमें एक चीज आपको करना है, एज्यूम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज ए स्फीयर। ठीक है, आइए तो पहला हम बात करेंगे 1 डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, अच्छा हाँ, एक बात और बताना था आपको। जब आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश हुआ है, वो पिछला चैप्टर, तो उसमें लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, वहाँ पर मैंने एक PDF का लिंक दिया है, जिसमें क्वेश्चन है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, लगभग 60-65 क्वेश्चन है, तो उसे आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, आइए तो हमें अब क्या कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग करना है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब या तो हम X डायरेक्शन में जाएंगे या Y या फिर Z। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने क्या मान लिया है, स्फीयर। तो उसको कैसे करेंगे, देखो, तो इस तरह से हम पैकिंग कर सकते हैं। यानी ये स्फीयर को हमने क्या किया, एक लेयर में, एक रो में अरेंज कर दिया। ठीक है, स्फीयर अरेंज्ड इन ए रो। ठीक है, आइए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हुआ, एक तो बात मालूम हुआ कि हम इसको क्या किया, रो में अरेंज किए हैं। दूसरी बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमने अब क्या बताया था, क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो नियरेस्ट नेबरिंग में जो एक दूसरे को टच कर रहा हो। तब देखो किसी एक को कंसीडर कर लो, हमने इसको कंसीडर किया है, तो देखो तो ये कितना को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और दूसरा इसको टच कर रहा है। कितना को टच कर रहा है, 2 को, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं दूसरा में। ओके, आजा। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में अब हम लोग चलते हैं। अब सेकेंड है हमारा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब 2 डायरेक्शन में हमको चलना पड़ेगा, x और y, या x z या y z, यानी किसी भी 2 डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। तब वहां पे क्या मिलेगा हमें, 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, कैसे पैकिंग हो सकती है, तो यहाँ पर 2 तरीका है, 2 वेज है। कौन कौन है, 2 वे है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें कैसे होगा, देखो, एक लेयर
ये पहला लेयर हुआ। अगर हम इस लेयर को अगर ए मान लें, ठीक है, तो दूसरा लेयर जो है ठीक इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर तीसरा लेयर भी ठीक इसी के नीचे, जस्ट लाइक लड्डू का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं और एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रख रहे हैं, है ना। आप थोड़ा सा और अच्छा से बना लेना। यहाँ पर मेरा ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी इसी के जैसा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। तो इस टाइप की पैकिंग को कहते हैं, पहला बात यहाँ से आया, ए टाइप पैकिंग। क्या कहते हैं, ए टाइप, पहला पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको बताना है, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी एक को ले लो, मान लो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये कितना को टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। कितना को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है। और इसमें जो यूनिट सेल कैसा बन रहा है, स्क्वायर क्लोज, इसलिए इस पैकिंग को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। कर लिए, आजा हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। हम लोग अभी 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, इसके बाद हम लोग चलेंगे 3D में, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, उसको हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम हो। देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। आजा, तो क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले बात हमारे पास यूनिट सेल कैसा बना है, इस टाइप का बन रहा है, यही है यूनिट सेल हमारा, स्क्वायर शेप, ठीक है। हमको क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो जब हम उधर निकाले थे आपको SC BCC और FCC में, तो वहाँ पर क्या था, 3D की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2D है, तो क्या होगा, एरिया की बात होगी। तो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल होगा। अब आओ, तो एरिया ऑफ एटम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, तो एक एटम का एरिया कितना होगा, πr²। और कितना एटम होगा हमें नहीं मालूम, तो हम तो एटम को किसे इंडिकेट करते हैं, जेड से, तो जेड इंटू πr² बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो इस एरिया का, इसका यूनिट सेल का एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका एज लेंथ है a और इधर भी है a, तो क्या हो गया, a का स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ, तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग जेड का वैल्यू, बोलो। देखो तो इसमें एटम कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो तो 1/4 हो रहा है, होगा भी ना। देखो ये एक यूनिट सेल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा इसके ऊपर होगा, चौथा इसके ऊपर होगा। और 3D होता तब फिर अंदर चलते,
लेकिन यहाँ पे क्या है 2D है, तो जो 2D का मतलब होता है जो इसी बोर्ड पे जो दिख रहा है वही है आपका 2D, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिख सकता है, एक ये, एक इसके बगल में, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक कितना 4। तो ये एटम जो है कितना के साथ शेयर कर रहा है, 4 के साथ। तो इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1/4 इंटू है कितना, देखो तो कहाँ पे है, 4 कॉर्नर पे है, इंटू 4, और कहीं नहीं है तो कट जाएगा, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया 1। ओके, दूसरा एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन बताओ। तो देखो ये आर आर क्या हो गया, ए बराबर 2r हो गया। तब हम निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू 1 पाई r स्क्वायर बाय, ए की जगह पर देखो 2r रख दो, तो 2r का स्क्वायर, तो क्या हो गया पाई r स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, ये हो गया कट। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन आपको आ गया π/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन का हो जाएगा। आप परसेंटेज की बात करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला देख रहे हैं। अब ओके, यहाँ पे एक मिक्सिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लोगे। पैकिंग यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख लोगे पैकिंग फ्रैक्शन निकाले है ना। चलो, अब एक तरीका तो हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सेकेंड वाला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, कहाँ इन 2D या फिर 2 डायमेंशनल या 2 डायमेंशन, ठीक है। आजा, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो तो इसमें उसमें क्या हुआ था, एक लेयर बनाए थे और दूसरा लेयर के लेयर क्या हुआ था, जस्ट उसके नीचे हुआ था। यहां पे क्या करेंगे, देखो ठीक है, ये हो गया पहला लेयर, इसको हम बोल रहे हैं ए टाइप ए। अब दूसरा जो लेयर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या किए थे, जस्ट इसके नीचे प्लेस किए थे। यहां पे हमको क्या करना है, उसके नीचे प्लेस नहीं करना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें प्लेस करना है, यानी कहां पे, यहां पे। ठीक है, और फिर थर्ड लेयर जो देंगे तब ये पहले वाले के नीचे, ठीक है। फिर फोर्थ लेयर सेकेंड के जैसा, ओके। तो ए लेयर जो है, तो दूसरा लेयर इसके जैसा तो नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी। तो फिर इसको ए, इसको बी, तो ये क्या कहलाएगा, वो क्या कहला रहा था ए टाइप, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, ए बी टाइप। पहला पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करेंगे, किसी एक को कंसीडर कर लो। चलो हमने इसको कंसीडर किया, देखो तो कितना को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना को टच किया, 6 को किया। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलो तो जल्दी से नोट कर लो, और इसका यूनिट सेल की बात करो तो क्या करो, देखो
इसका 6 जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, इसका क्या करो, इसके सेंटर को मिलाओ, तो देखो तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल नहीं बन रहा है इसका, यानी यूनिट सेल कैसा हो गया, हेक्सागोनल हो गया। तुम चाहो तो और भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे कर लो, देखो बना ना, तो ये हो गया आपका यूनिट सेल। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। कर लिए, चलो हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कहाँ, इन 2D। हम लोग अभी 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्वायर और जो हेक्सागोन दोनों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 3D में इन दोनों का यूज आने वाला है, ठीक है। आजा तो हमारे पास जो यूनिट सेल है कुछ इस टाइप का है, यही है, और इसके इस कॉर्नर पे सब पे एटम है, और इसके एक सेंटर पे भी है, यही है ना। आ जाओ, तो हमको क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फिर क्या फॉर्मूला है, यहाँ चूंकि हम लोग 2 डायमेंशन बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर कैसा है, SCP है, ठीक है। चलो तो पहले हम बात करेंगे एरिया की, ऊपर में एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम, तो नंबर ऑफ एटम Z, एरिया ऑफ एटम पाई आर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ HCP। चलो तो हम लोग निकालते हैं, पहले सबसे पहले बात करेंगे किसका, Z का। Z का वैल्यू निकालो, तो देखो, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, नीचे ले लेते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा उससे, ठीक है। यही है, ये है, तो देखो तो कितना ट्रायंगल बन गया, 6 ट्रायंगल बना है, तो इसका एंगल कितना 60, तो ये कितना, ये भी 60, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 120, तो ये एंगल 120, तो इधर बच कितना गया, 240 बच गया, यानी एक इसमें ये एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, यानी यहाँ पे हो गया 1/3। ओके, और है कितना, 1 2 3 4 5 6 × 6 प्लस इसके सेंटर पर भी है, तो 1 × 1, तो देखो तो हो गया 3 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 1 3 आ गया, यानी यहाँ पर Z का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 3 आ गया। अब बच गया क्या, ये हो गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ SCP, तो यहाँ पर देखो तो 6 ट्रायंगल बन रहा है, किसी एक ट्रायंगल का हम क्या करें, एरिया निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 6 का निकल जाएगा। अगर हम एक का निकाल लें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा हो जाएगा। तो आ जाओ, तो क्या करोगे, तो एरिया ऑफ, पहले तो ट्रायंगल बना लो, यही है, एज लेंथ ए है, इसका हाइट ये हो गया h, ये एंगल हो गया कितना 60 डिग्री। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है a इंटू हाइट, हाइट यानी h निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो परपेंडिकुलर में मतलब a sin 60 डिग्री, तो देखो तो क्या आया, a स्क्वायर और sin 60 का मतलब √3/2, अब पहले से 2 एक नीचे है, तो √3/4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपको यहाँ पे √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ SCP, तो
एरिया ऑफ HCP बराबर क्या होगा 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू √3/4। तो देखो तो कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 3√3/2 ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपको एरिया ऑफ HCP। ठीक है, जल्दी से नोट करो। कर लिए, आ जाता। अब हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर फार्मूला हमारे पास क्या है, जेड का वैल्यू कितना है 3 इंटू पाई r² बाय एरिया ऑफ HCP कितना है 3√3/2 a²। यही है। अब फिर फंस गया मामला, यहाँ a है यहाँ r है। तो देखो यहाँ पे आइटम है एक और दूसरा आइटम यहाँ है, मतलब a बराबर क्या है 2r। तो रखो यहाँ पे, तो क्या हो गया 3 से 3 कट गया, तो ऊपर में बच गया 2πr² और नीचे में √3a²। चलो इधर 2/√3 इंटू πr² और a की जगह पर रखो क्या 2r। तो कितना हो गया देखो तो इंटू πr² बाय √3 इंटू 2 दूना 4 4r²। r से r कट गया, 2 से 2, तो कितना हो गया π/2√3। ये आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का। आंसर नहीं हमारा, मतलब इसका HCP का आ जाएगा। चलो, तो ये था 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हम लोग कैसे करेंगे, इसमें 2 तरीके से हुआ है, एक स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल। इन दोनों का स्क्वायर और हेक्सागोनल हम क्या करेंगे, जब फिर 3D में जाएंगे तो क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक लेयर और बनाना होगा, वो एक मतलब X और Y यानी Z डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।